हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी कुंभ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है आप जैसी ननद सबको मिले। प्रेरणा ने चहकते हुए घर में प्रवेश किया। सबसे पहले वह अपनी नई आई भाभी दीप्ति से मिली। हेलो भाभी, कैसी हो? अच्छी हूँ दीदी, एक फीकी सी मुस्कान फेंककर दीप्ति ने कहा और प्रेरणा के हाथ की अटैची अपने हाथ में लेते हुए धीरे से बोली, आप सफ़र में थक गई होंगी, पहले चलकर थोड़ा आराम कर लें, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। प्रेरणा को बड़ा अटपटा सा लगा। 2 ही महीने तो शादी को हुए हैं। दीप्ति का चमकता चेहरा बुझ सा गया है। प्रेरणा अपनी माँ से मिली तो माँ उसे गले से लिपटाते हुए बोली, अरे इतनी बड़ी अटैची लाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तुझसे कहा था कि अब यहाँ साड़ियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन माँ, साड़ियाँ तो मिल जाएंगी, ब्लाउज कहाँ से लाऊंगी? कहाँ दुबली पतली भाभी और कहाँ बुलडोजर जैसी मैं? प्रेरणा ने कहा, केवल काला और सफ़ेद ब्लाउज ले आती तो काम चल जाता। अरे ऐसे भी काम कहीं चलता है क्या? बाथरूम से साबुन तौलिया रखते हुए दीप्ति ने कटाक्ष किया था। प्रेरणा के मन में कुछ गढ़ा जरूर, लेकिन उस समय वह हंसकर टाल गई। हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम मिला। दीप्ति ने नाश्ता लगा दिया। प्रेरणा बार बार अनुभव कर रही थी कि दीप्ति जो कुछ भी कर रही है महज औपचारिकता ही है, उसमें कहीं भी अपनापन नहीं है। तभी प्रेरणा को कुछ याद आया। बोली, देखो तो भाभी, तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। प्रेरणा ने एक खूबसूरत सा बैग दीप्ति को थमा दिया। दीप्ति ने उचटती नज़रों से उसे देखा और माँ की ओर बढ़ा दिया। क्यों भाभी, तुम्हें पसंद नहीं आया? पसंद तो बहुत है दीदी, पर क्या भाभी? तुम्हारे लिए लाई हूँ, अपने पास रखो। दीप्ति असमंजस की स्थिति में उसे लिए खड़ी रही। माँ जी चुपचाप दोनों को देख रही थीं। क्या बात है माँ, भाभी इतना संकोच क्यों कर रही हैं? अरे अब नखरे ही करती रहेगी या उठकर रखेगी भी? पता नहीं कैसी पढ़ी लिखी है, दूसरे का मन रखना जरा भी नहीं जानती। नखरे तो हर वक्त नाक पर रखे रहते हैं। माँ ने तीखे स्वर से कहा। माँ, भाभी से ऐसे क्यों कह रही हो? नहीं है, आपकी आज्ञा के बिना कुछ लेते संकोच होता होगा। प्रेरणा का अपनापन पाकर दीप्ति के अंदर कुछ पिघलने लगा। उसकी नम हो आई आंखें प्रेरणा से छिपी न रह सकी। प्रेरणा सभी के लिए कोई न कोई उपहार लाई थी। छोटी बहन उर्मी के लिए सलवार सूट, उत्तम के लिए नेक टाई और दिवांक के लिए शर्ट पीस। उसके सारे उपहार निकाल कर सामने रख दिए। सब अपने अपने उपहार लेकर बड़े प्रसन्न थे। दीप्ति चुप बैठी सब देख रही थी। भाभी, आप कश्मीर घूमने गई थीं, हमारे लिए क्या लाईं? प्रेरणा ने टोका। दीप्ति एक फीकी सी मुस्कान के साथ जमीन देखने लगी। भला क्या उत्तर दे? तभी देवर ने कहा, दीदी, भाभी जो उपहार लाई थीं वे तो माँ के पास है, अब माँ ही आपको दिखाएंगी। दिवांग, तू बहुत बोलने लगा है। माँ ने झिझका। इसमें डांटने की क्या बात है माँ? दिवांग ठीक ही तो कह रहा है। भाई उत्तम ने समर्थन किया। अब तू भी बहू का पक्ष लेने लगा। माँ की जुबान में कड़वाहट घुल गई। प्रेरणा, तुम ही बताओ कि इसमें पक्ष लेने की बात कहाँ से आ गई? एक छोटी सी बात सीधे शब्दों में कही है। पता नहीं माँ को क्या हो गया है, जब से शादी हुई है जरा भी बोलता हूँ तो कहती है कि मैं पत्नी का पक्ष लेता हूँ। स्थिति विस्फोटक हो इससे पहले ही दीप्ति उठकर अपने कमरे में चली गई। आंसू बहे इससे पहले ही उसने आंचल से आंखें पोंछ डाली। मन ही मन सोचने लगी कि अभी तो गृहस्थी जीवन शुरू हुआ है, अभी से यह हाल है तो आगे क्या होगा। जिस तरह प्रेरणा अपने भाई बहनों के लिए उपहार लाई है, उसी तरह दीप्ति भी सबके लिए उपहार लाई थी। अपने इकलौते भाई मनोज के लिए टी शर्ट और अपनी मम्मी के लिए शॉल कितने मन से खरीदी थी। पापा का सिगरेट केस कितना खूबसूरत था। चलते समय पापा ने 2000 रुपये चुपचाप पर्स में डाल दिए थे। उनकी लाडली घूमने तो जो जा रही थी। मम्मी पापा और मनोज उपहार देकर कितने खुश होंगे, इसकी कल्पना से वह बेहद खुश थी। प्रेरणा, उर्मी, दिवांग और अपनी सास के लिए भी दीप्ति कितने अच्छे उपहार लाई थी। उत्तम ने स्वयं उसके लिए सच्चे मोतियों की माला खरीदी थी और वह कश्मीरी कुर्ता जिसे पहनकर उसने फ़ोटो खिंचवाई थी। कश्मीर से कितने खुश खुश लौटे थे वे
और एक एक सामान निकालकर दिखा रहे थे। माँ जी के लिए कश्मीरी सिल्क की साड़ी, पापा जी के लिए गरम गाउन, उर्मी के लिए कश्मीरी कुर्ता, दिवांग के लिए घड़ी और प्रेरणा के लिए गरम शॉल। माँ जी एक एक सामान देखती गईं और फिर सारा सामान उठाकर अलमारी में रखवा दिया। तभी माँ जी की नज़र दीप्ति के गले में पड़ी मोतियों की माला पर पड़ी। उर्मी ने कहा, भाभी, क्या यह माला भी वहीं से ली थी? बड़ी प्यारी है। और दीप्ति ने वह माला गले में से उतार कर उर्मी को दे दी थी। उर्मी ने पहनकर देखी। माँ जी एकदम बोल उठी, तुझ पर बड़ी जम रही है, चल उतार कर रख दे, कहीं आने जाने में पहनना, रोज पहनने से चमक खराब हो जाएगी। उत्तम और दीप्ति हतप्रभ से रह गए। पति द्वारा दिया गया प्रथम प्रेमोपहार उर्मी और माँ जी ने इस तरह झटक लिया। इसका दुख दीप्ति से अधिक उत्तम को था। उत्तम कुछ कहना चाहता था कि दीप्ति ने आंख के इशारे से मना कर दिया। 2 दिन बाद उसका इकलौता भाई मनोज उसे लेने आ पहुंचा। आते ही उसने भी सवाल दागा, दीदी, यात्रा कैसी रही? मेरे लिए क्या लाईं? अभी दिखाती हूँ, कहकर वह माँ जी के पास जाकर बोली, माँ जी, मनोज और मम्मी पापा के लिए जो उपहार लाई थी, जरा वे दे दीजिए। तुम भी कैसी बातें करती हो बहू? क्या तुम्हारे लाए उपहार तुम्हारे मम्मी पापा स्वीकार करेंगे? उनसे कहने की ज़रूरत क्या है? फिर कल उर्मी का विवाह करना है, उसके लिए भी तो ज़रूरत पड़ेगी। घर देखकर चलाना अभी से सीखो। सुनकर दीप्ति का मन धुआं धुआं हो उठा। अब भला मनोज को वह क्या उत्तर दे? जब मन टूटता है तो बुद्धि भी साथ नहीं देती। किसी प्रकार स्वयं को संभाल कर मुस्कुराती हुई लौटकर वह मनोज से बोली, तुम्हारे जीजाजी आ जाएंगे तभी दिखाऊंगी। अलमारी की चाबी उन्हीं के साथ चली गई है। उस समय तो बात बन गई, लेकिन उत्तम के लौटने पर दीप्ति ने उसे एकांत में सारी बात बता दी। माँ से मिन्नत करके किसी प्रकार उत्तम केवल मनोज की टी-शर्ट ही निकलवा पाया, लेकिन इसके लिए उसे क्या कुछ सुनना नहीं पड़ा। मायके से मिले सारे उपहार माँ जी ने पहले ही उठाकर अपनी अलमारी में रख दिए थे। दीप्ति को अब पूरा यकीन हो गया था कि वह दोबारा उन उपहारों की झलक भी नहीं देख पाएगी। शादी के बाद दीप्ति के रिश्तेदारों से जो साड़ियाँ मिलीं, वे सब माँ जी ने उठाकर रख लीं, और अब स्वयं कहीं पड़ोस में भी जाती तो दीप्ति को की ही साड़ियाँ पहनकर जाती। उर्मी ने अपनी पुरानी घड़ी छोड़कर भाभी की नई घड़ी बांधनी शुरू कर दी थी। दीप्ति का मन बड़ा दुखता, लेकिन वह मौन रह जाती। कितने मन से उसने सारा सामान खरीदा था। समझता उत्तम भी था, पर माँ और बहन से कुछ कह नहीं सकता था। क्या हो रहा है भाभी? प्रेरणा की आवाज़ सुनकर दीप्ति वर्तमान में लौट आई। कुछ नहीं, आओ बैठो दीदी। भाभी, तुम्हारा कमरा तुम्हारी ही तरह उखड़ा उखड़ा लग रहा है, रौनक नहीं लगती। देखो यहाँ साइड लैंप रखो, इस जगह 2 in 1 और यहाँ पर मोर वाली पेंटिंग टांगना। अच्छा बताओ, तुम्हारा सामान कहाँ है? कमरा मैं ठीक कर दूँ। उत्तम को तो कुछ होश रहता नहीं और उर्मी को तमीज नहीं। प्रेरणा ने कमरे का जायजा लेते हुए कहा, आपने बता दिया, मैं सब बाद में ठीक कर लूँगी दीदी। अभी तो शाम के खाने की व्यवस्था कर लूँ। दीप्ति ने उठते हुए कहा, शाम का खाना हम सब बाहर खाएंगे। मैंने माँ से कह दिया है, माँ अपना और बाबूजी का खाना बना लेंगी। नहीं नहीं, यह तो गलत होगा कि माँ जी अपने लिए खाना बनाएंगी, मैं बना देती हूँ। नहीं भाभी, कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम नहीं जानती कि कितना मुश्किल से एक दिन के लिए आई हूँ। मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ और तुम भाग जाना चाहती हो। सही बताओ, क्या बात है? मुंह क्यों उतरा हुआ है? मैं जब से आई हूँ कुछ गड़बड़ अनुभव कर रही हूँ। उत्तम भी उखड़ा उखड़ा लग रहा है। आखिर बात क्या है, समझ नहीं पा रही। कुछ भी तो नहीं दीदी, आपको वहम हुआ है। सभी कुछ तो ठीक है। मुझसे झूठ मत बोलो भाभी, तुम्हारा चेहरा बहुत कुछ कह रहा है। अच्छा दिखाओ, भैया ने तुम्हें कश्मीर से क्या दिलाया? दीप्ति एक बार फिर संकोच से गड़ गई। प्रेरणा को क्या जवाब दे? यदि कुछ कहा तो समझेगी कि मैं उनकी माँ की बुराई कर रही हूँ। दीप्ति ने फिर एक बार झूठ बोलने की कोशिश की। दिलाते क्या, बस घूम आए। मैं नहीं मानती, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा चलो अपनी एल्बम दिखाओ। और दीप्ति ने एल्बम प्रेरणा को थमा दी। चित्र देखते देखते प्रेरणा एकदम चिहुक उठी। देखो भाभी, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। यही माला दिलाई थी ना भैया ने?
अब तो दीप्ति के लिए झूठ बोलना मुश्किल हो गया। उसने धीरे धीरे मन की सारी बातें प्रेरणा के सामने खोल दी। प्रेरणा गंभीरता से सब सुन रही थी। फिर भाभी की पीठ थपथपाती हुई बोली, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम बाहर चलने के लिए तैयार हो जाओ, उत्तम भी आता ही होगा। दीप्ति मन ही मन डर रही थी कि हाय क्या होगा। वह सोचने लगी कि प्रेरणा से सब कहकर उसने ठीक किया या गलत। बाहर वह सबके साथ गई जरूर, लेकिन उसका मन जरा भी नहीं लगा। सभी चहक रहे थे, पर वह सबके बीच होकर भी अकेली बनी रही। लौटने के बाद सारी रात अजीब कशमकश में बीती। उत्तम भी दीप्ति को परेशान देख रहा था। बार बार पूछने पर उसने सिरदर्द का बहाना बना दिया। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद प्रेरणा ने कमरे में आकर कहा, भैया आज आपके दफ्तर की छुट्टी, मैटनी शो देखने चलेंगे, अच्छी फिल्म लगी है। सब जल्दी जल्दी काम से निपटे। दीप्ति भी पिक्चर जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी उर्मी ने आकर कहा, भाभी माँ ने कहा है आप यह माला पहनकर जाएंगी। और माला के साथ ही उर्मी ने घड़ी भी ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। दीप्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उत्तम भी कुछ नहीं समझ पा रहा था, आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। दीप्ति और उत्तम पिक्चर देखने गए, लेकिन उर्मी और माजी घर पर रह गए। दोनों जब पिक्चर देखकर लौटे तो जैसे उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। यह कमरा तो उनका अपना नहीं था, सभी कुछ एकदम बदला बदला सा था। दीप्ति ने देखा प्रेरणा पीछे खड़ी मुस्कुरा रही है। दीप्ति को समझते देर न लगी कि यह सारा चमत्कार प्रेरणा दीदी की वजह से हुआ है। उत्तम कुछ समझा कुछ नहीं। शाम की ट्रेन से प्रेरणा को जाना था, सब तैयारियां हो चुकी थीं। दीप्ति प्रेरणा के लिए चाय लेकर माजी के कमरे में जा रही थी। तभी उसने सुना प्रेरणा दीदी कह रही थीं, माँ भाभी के साथ जो सुलूक तुम करोगी वही सुलूक वह तुम्हारे साथ करेगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। वह अभी नई है, उसे अपना बनाने के लिए उसका कुछ छीनो मत, बल्कि उसे दो। और उर्मी तू भी भाभी की कोई चीज़ अपनी अलमारी में नहीं रखेगी। बात बात पर ताना देकर तुम भैया को भी खोना चाहती हो। जितनी परेशानी तुमने उन दोनों को दी है, सारी गलती अपनी सुधारो, याद रहे फिर कोई ऐसी गलती दोबारा ना हो पाए। और दीप्ति चाय की ट्रे हाथ में लिए दरवाजे पर खड़ी आंसू बहा रही थी। दीदी आप जैसी ननद सबको मिले। चाय की ट्रे मेज पर रखकर दीप्ति ने प्रेरणा के पांव छूने को हाथ बढ़ाए तो प्रेरणा ने उसे गले से लगा लिया। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और ऐसी ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी कुंभ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।